नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर जो चैंपियन होता है हारने के बाद भी चैंपियन की तरह झुकता जरूर है। जिक्र एक अपने तरीके की सलामी। बहरहाल जिक्र आज इसका नहीं होगा। जिक्र इस बात का भी नहीं होगा कि कल राज्यसभा चुनाव है तो अगर अहमद पटेल जीत गए तो हारेगा कौन। नजर रखिएगा, निगाहें वाकई कहीं पर हैं और निशाना कहीं पर हो सकता है। जिक्र दरअसल उस इंसाफ का होगा जिस तराजू में लगता है इंसाफ ही डोल रहा है क्या। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि मसला तो चंडीगढ़ का होना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ के जरिए दोबारा इस देश के उन तमाम जख्म को कुरेदने की कोशिश हुई है जिसके जरिए बार बार लगता है कि हर 15 मिनट में इस देश में एक रेप हो जाए, हर 6 मिनट में किसी महिला के साथ बदसलूकी हो जाए, थाने दर थाने मामले दर्ज होते चले जाए और दोषी कोई नहीं। इनमें से किसी लड़की के पिता आईएएस अधिकारी नहीं रहे हैं और इन लड़कियों के साथ रात के अंधेरे में जिन्होंने भी रेप से लेकर हत्या तक की, उनमें से किसी के पिता कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं थे और ना ही हैं। तो भी पुलिस आरोपियों को दोषी करार दे नहीं पाई। रात के अंधेरे में रेप या बदसलूकी के बावजूद जो लड़कियां जिंदा बच गई, उनकी आवाज पुलिस फाइल में दम तोड़ गई। जो लड़कियां मर गई, उनके परिजनों की आवाज पुलिस थाने से लेकर न्यायालय की चौखट पर टिक नहीं पाई और ये तादाद कमोवेश 1,92,000 है। इन लाखों लड़कियों के चेहरे को कोई नहीं पहचानता। इन चेहरों को समाज में जीने लायक जिन चेहरों ने नहीं छोड़ा, वो चेहरे आज भी बेखौफ घूमते हैं। किसी जिंदा लड़की को किसी शिकारी की तर्ज पर रात के अंधेरे में ढूंढते हैं। पुलिस का खौफ नहीं, कानून से बेखौफ। लड़की को डरा के या उसकी गाड़ी रोक के या उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें शायद मजा आ रहा था या जो भी। तो फिर कानून के राज में जिस चेहरे ने हिम्मत दिखाई कि रात के अंधेरे में जिन चेहरों ने उसके साथ वैसा ही कुछ करने की कोशिश की जैसा देश में हर 15 मिनट में हो जाता है, वो सामने आएगी, सच बताएगी। और उसने बताया। उनका जो बिहेवियर था उससे मुझे तो बहुत लॉजिकल कंक्लूजन यही लगा कि वो और कुछ चाह ही नहीं सकते। वो चाहते ही ये थे कि या तो वो मेरी गाड़ी में बैठ जाए या मेरे को उठा के अपनी गाड़ी में रखे। लेकिन पुलिस इस लड़की के आरोप को भी सच नहीं मान रही, जबकि पुलिस ने ही आधी रात के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 26 और सेक्टर 7 के बीच के सच को फोन पर सुना और फोन पर हरकत में आकर रात के अंधेरे में ही उन 2 लड़कों को पकड़ा जिन पर वर्णिका कुंडू ने आरोप लगाए। लेकिन सुबह होते होते पुलिस थाने में सत्ता ने ऐसा अंधेरा पसरा दिया कि जिन आरोपों में जमानत नहीं मिलती, उन आरोपों को लिखे कागज से मिटाकर तफ्तीश को हर दिन का मजाक बनाने की कोशिश शुरू हो गई। इसको आप चलने दीजिए नॉर्मल कोर्स में। जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपडेट होगा हम आपको रोज की रोज देते रहेंगे। मैं रोज 4 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करूंगा। तो कल्पना कीजिए, इन लाखों चेहरों में से एक चेहरा किसी तरह बच गया, तो भी पुलिस उसके दर्द, उसके डर, उसकी त्रासदी को सत्ता के सामने छोटा मानती है। तो फिर समाज के ऊपर रात के अंधेरे में सिर्फ 1,92,000 मामले दाग भर के नहीं है, बल्कि 2015 को अगर औसत तौर पर मौजूदा वक्त में एक ऐसा साल मान ले जिसके जरिए समूचे देश की हकीकत को समझे, तो महिला उत्पीड़न के 3,27,394 मामले थानों में दर्ज हुए और इनमें 2,59,394 मामलों में कुछ भी नहीं हुआ। यानी साल दर साल जो भी मामले थानों में पहुंचते हैं, उसका औसत सच यही कि 80% मामलों में पुलिस रपट महिलाओं के स्वतंत्र होकर समाज में चलने फिरने की आजादी पुरुषों की गुलाम मानसिकता तले दबा देती है। वह भी तब जब रेप का मामला थानों में दर्ज हो, हत्या का मामला थानों में दर्ज हो, और अगर सत्ता इस दिशा में सक्रिय हो जाए तो फिर कानून का राज ताक पर होता है। क्या आज वो हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं लेंगे? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस बात का जवाब देश की जनता को दें। तो पुलिस सत्ता की उंगलियों पर नाचने लगे, सत्ता मदमस्त होकर शिकार करने लगे, तो फिर भरोसा जागे कैसे और भरोसा होगा कैसे कि देश में कानून का राज है? यकीन जानिए, महिलाओं को लेकर हर 15 मिनट बाद संविधान शर्मिंदा होता है, क्योंकि जिस देश में हर तीसरे मिनट एक बदसलूकी किसी एक लड़की या महिला के साथ होती है, तो हर 15वें मिनट में एक रेप की खबर किसी न किसी थाने में भी पहुंचती है। और ईश्वर भी शर्मिंदा होता होगा, क्योंकि ईश्वर की शपथ लेकर संविधान की रक्षा करने की जो बात कही जाती है, उसे हर कोई सुन चुका है। फिर सुनिए।
मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति जी इंसाफ, सत्ता, सिस्टम, पुलिस, प्रशासन इन्हीं के बीच झूलता है क्या? आप सोच रहे होंगे इस बात का जिक्र क्यों किया जाए कि दरअसल बेटे ने गड़बड़ी की तो बाप को सजा क्यों मिलनी चाहिए, और रसूखदार एक अध्यक्ष एक राज्य का, बीजेपी का कैसे हो सकता है? चलिए कुछ पन्ने खोलते हैं, जरा इसे देखिए। तो इस ट्वीट को गौर से पढ़िए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन के हवाले से हरियाणा बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर किया यह ट्वीट कहता है, सुभाष बराला इस्तीफा नहीं देंगे। और अब हरियाणा बीजेपी के ट्विटर अकाउंट के पूरे पेज को देखिए, यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। यानी बेटे के छेड़खानी कांड में सुभाष बराला के इस्तीफा देने और ना देने के बीच पार्टी भी बट गई। इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको नैतिकता के आधार पर विपक्ष को मुंह खोलने से पहले ही करारा जवाब दे देना चाहिए। कानून जो कार्रवाई करेगा वो उसे मंजूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है, गलती अगर बेटे ने की तो सुभाष बराला को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? तो जवाब यही है, सवाल सुभाष बराला के इस्तीफे का नहीं, उनके राजनीतिक प्रभाव का है। और बराला किसी छोटे राजनीतिक पद पर बैठे छोटे राजनीतिक शख्स भी नहीं है। तो आइए पहले सुभाष बराला की कुंडली ही खोल ली जाए। सुभाष बराला फतेहाबाद के टोहना सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते और उसके फौरन बाद हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए। वो हरियाणा बीजेपी के पहले जाट अध्यक्ष भी हैं। तो 2004 और 2009 में टोहना से ही बराला हार गए थे, लेकिन पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिलती रही। सुभाष बराला शुरू से ही आरएसएस यानी संघ से जुड़े रहे और साल 2000 में जिन दिनों प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, उन दिनों बराला स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए बीजेपी में आए। यानी छत्रछाया उस वक्त प्रभारी मोदी के हिस्से में ही आई। बनारस से मोदी के चुनाव लड़ने के दौरान 2014 में बराला की प्रचार अभियान में ड्यूटी भी लगाई गई थी। और राजनीतिक रसूख रईसी में कैसे तब्दील होता है, ये बराला के एफिडेविट को देखकर समझा जा सकता है। क्योंकि 2009 में बराला की संपत्ति 1 करोड़ 9 लाख रुपए थी, जो 2014 में बढ़कर 4 करोड़ 96 लाख से ज्यादा हो गई। यानी 5 बरस में 400%। और इसी रईसी का खेल ये कि सुभाष बराला का एफिडेविट यह भी कहता है उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। अलबत्ता बेटा टाटा सफारी में दोस्त के साथ रात के 12:30 बजे शराब के नशे में लड़की का पीछा करता है। उस रात उन्होंने मुझे जितना टेरराइज किया है, मुझे जिंदगी में शायद ऐसा नहीं लगा जैसे मुझे उस रात लगा। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस को जब तक विकास बराला यानी आरोपी के राजनीतिक रसूख का पता नहीं होता, तब तक कार्रवाई तेजी से होती है। और जैसे ही रसूख का पता चलता है, कार्रवाई और कहीं ज्यादा तेजी से होने लगती है। धाराएं मिटाई जाने लगती हैं, धाराएं बदल दी जाती है। कैसे, सुन लीजिए खुद ही। नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, वो हमने धाराएं ऐड की हैं। तो इसमें क्या किडनैपिंग का भी बनता है? अटेम्प्ट टू किडनैप का हमने धारा लगाई है इसमें। कॉपी आ गई है 164 की। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है। और फर्दर कोई अगर सेक्शन बनेगा तो हम उसमें लीगल ओपिनियन लेके लगाएंगे उसमें। तो ये भी अजीब बात है कि वारदात की जगह पर 9 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में से 5 सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए और बाकी 4 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कोई फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मुद्दा यही है, पीड़ित लड़की को इंसाफ ना मिले, इसी के लिए पुलिस है क्या? जो आरोपी है उन पर कोई दाग ना लगे, इसी के लिए सत्ता है क्या? सिस्टम बिना परिणाम या बिना न्याय काम करते हुए दिखाई देते रहे, यही कानून का राज है क्या? यकीनन सच यही है। तभी तो देश के पहले प्लांट सिटी चंडीगढ़ में सब कुछ प्लान के साथ फेल हो रहा है। और बेटियों की रक्षा ही नहीं, राखी बंधवाकर बहन को रक्षा का वचन देने वाले देश में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, जब मूक सहमति राखी बंधवा कर दे रहे हैं, तब पुलिस ये कहने की हिम्मत कहां से ले आती है? दबाव किसी का नहीं है। पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। यकीनन दबाव किसी का नहीं है। शायद ये सबसे बड़ा दबाव है क्या? जी नहीं।
दरअसल सत्ता का मतलब क्या होता है, वीआईपी होने का मतलब क्या होता है और आपके साथ सियासत अगर है तो उसके मतलब क्या होते हैं, ये फतेहाबाद में नजर आया। किस रूप में, कैसे, जरा सुन लीजिए। हालांकि हमने ड्राइवर ने बहुत ताजोड़ी करी, भाई हमारे को जाने दो, पेशेंट है इसके अंदर, पेशेंट सीरियस है, परंतु नहीं माने। फिर काफ़ी हमारे मनोबल करवाने के बाद और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने जाने दिया। और जब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, कहा जी तो डेथ होगी, अगर आप 10-15 मिनट पहले आ जाते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस रोकी गई है। ना रोकने का तो स्वाद नहीं पैदा होता कि वहाँ अगर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने एम्बुलेंस रोकी, मैं रोज समाज सेवा में हूँ, वैसी तो मेरी भी आत्मा होगी, मुझे भी पता है मेरा क्या कार्य है, रोकने का तो स्वाद ही नहीं पैदा होता। वहाँ खड़ी के बाद मैंने तसल्ली जरूर की। तो एम्बुलेंस ने कार को जरा सा छू दिया, तसल्ली के लिए गाड़ी रोकी गई। क्या क्या हुआ ये आपने सुन लिया। ये होता है वीआईपी अंदाज। सिर्फ मसला इधर का नहीं है, चलिए आपको दक्षिण भारत के हिस्से में लिए चलते हैं जहां पर तमिलनाडु के सीएम आ रहे हैं। रोक दी गई स्थिति, ट्रैफिक जाम कर दिया गया, हंगामा मच गया। ये क्या मजाक है, लोगों में गुस्सा था, उसमें एक एम्बुलेंस भी फंस गई, लेकिन सब कुछ चल रहा है। जरा सुनिए गुस्सा भी। तो सीएम आ रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है, सब कुछ थम चुका है। बहरहाल ये एक स्थिति है देश के भीतर वीआईपी स्थितियों के मद्देनजर। मसला हरियाणा से शुरू किया था। हरियाणा की पुलिस भी क्या कहती है, रिपोर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे। उसका अपना एनालिसिस क्या है हरियाणा के बारे में, उस रिपोर्ट को खासतौर पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर रांची से तकरीबन 55-59 किलोमीटर की दूरी पर गुमला है। एक मॉडल अस्पताल बनाया गया, उस मॉडल अस्पताल का सच जरा देखिए इस रिपोर्ट में, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेटे का शव कांधे पर, मां रो रही है, जेब में ज्यादा पैसे नहीं। और यह परिसर अस्पताल का है जहां पर बेटे की मौत हुई। वजह हम बतलाएं आपको, उससे पहले जान लीजिए इस अस्पताल ने एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई कि बेटा मरा है इसी अस्पताल में तो घर तक ले जाया जाए। यह कोई रोंगटे खड़े करने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान का ऐसा सच है जो अस्पताल दर अस्पताल अगर भटकिएगा तो आदिवासी बहुल इलाकों में कुछ ऐसी ही कहानी और दारुण दास्ता आपको मिलती चली जाएगी। जी, क्योंकि इस कहानी का रंगमंच तो अस्पताल ही होता है। और ये अस्पताल गुमला का है। गुमला के केदली गांव के करण सिंह गांव से 50 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल में इस उम्मीद से पहुंचे थे कि यहां बच्चे का इलाज हो ही जाएगा। 8 बरस का बेटा 5 दिन से बुखार में था और शनिवार दोपहर लेकर आए। डॉक्टर ने जांच की, मलेरिया और पीलिया दोनों से ग्रसित बतला दिया और उस कागज पर लिख दिया कि ये दवाई लेकर आइए। और कागज पर डॉक्टरों ने लिखा ओंडोम इंजेक्शन कीमत 11 रुपए 62 पैसे, रेनिटीडन इंजेक्शन कीमत 3 रुपए 11 पैसे, ऑर्टिनेट इंजेक्शन कीमत 205 रुपए, सेफ्ट्रिकॉन इंजेक्शन कीमत 51 रुपए, आईबी फ्लूइड सलाइन कीमत 30 रुपए, एम्पिसिलोन इंजेक्शन कीमत 11 रुपए। इन रुपयों को ना जोड़िए क्योंकि केदली गांव के करण सिंह की जेब में ज्यादा रुपए थे ही नहीं, वो दवा कहां से खरीदते। लेकिन जो भी पैसे थे सोचा जो भी मिल जाए मेडिकल स्टोर से ले ही आए। लेकिन अस्पताल ऐसा जिसे तमगा दिया गया है कि यह दरअसल इस पूरे इलाके का सबसे बेहतरीन अस्पताल है। लेकिन दवाई नहीं मिली, कोई इंजेक्शन नहीं मिला। करीब 30-35 मिनट बाद अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते करण सिंह जब दोबारा बेटे के पास बाहर से कुछ दवाई लेकर पहुंचे, बेटा मर चुका था। दवा नहीं मिला, हमारा आते हुए दवा नहीं मिला, हमारा आते हुए। मरे बेटे को कांधे पर उठाया और चल पड़े घर की तरफ। लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस तक की कोई व्यवस्था नहीं। और संवेदनहीनता का आलम यह कि अस्पताल प्रशासन बेटे के शव को कांधे पर रखे जाने को मीडिया का तमाशा बताने से नहीं हिचका। हम बोल रहे हैं वहाँ पे तो, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी उड़ी की व्यवस्था नहीं है। तमाशा है, मीडिया का तमाशा है। बच्चा कोई कहा ये तो पूछा कि हम क्या चाहिए। तो ये मॉडल अस्पताल है इस इलाके का। रांची से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर गुमला है।
यानी राज्य की राजधानी जहां सीएम बैठते हैं, और मॉडल अस्पताल का प्रचार प्रसार खुद सीएम ने भी बहुत बार किया है। लेकिन कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा कि यहाँ दवाई नहीं, यहाँ एम्बुलेंस नहीं। डॉक्टर जो कागज पर लिख देता है वो जब मिलती नहीं तो फिर इलाज होगा कैसे। लेकिन बेफिक्र हर कोई है। सदर अस्पताल गुमला जो है आपका मॉडल अस्पताल है। अब मॉडल अस्पताल की दशा और दिशा इस तरीके से बदतर है। जब तक पोस्ट क्रिएट नहीं होगा तो बहाली कहाँ से करेंगे, उसका हम उपाय कर रहे हैं। 6 महीना के अंदर सारा बहाली करके। यह मुकेश सोनी की रिपोर्ट थी गुमला से। लेकिन बहरहाल दोबारा लौटते हैं उस हरियाणा को लेकर। दरअसल चंडीगढ़ की पुलिस तो सेंटर के हवाले है, केंद्र सरकार या कहीं भारत सरकार के तहत गृह मंत्रालय को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए, हरियाणा के बारे में खुद हरियाणा पुलिस का सर्वे क्या कहता है। हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। तो चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि उन पर कोई राजनीतिक दबाव है नहीं। लेकिन ये बात अगर दिल्ली से यानी गृह मंत्रालय की तरफ से आती, जिसके अधीन केंद्र शासित चंडीगढ़ की पुलिस है, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मामला सिर्फ छेड़खानी का नहीं है, मामला तो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे के छेड़खानी कांड में फंसे होने का है। और हरियाणा में छेड़खानी का हाल क्या है, ये खुद हरियाणा पुलिस के सर्वे से आप देख सकते हैं। इसी बरस 2 मई से 17 मई के बीच हरियाणा पुलिस ने एक ऑनलाइन सर्वे किया, जिसमें 25,539 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 40% महिलाएं थीं। और सर्वे का जो नतीजा आया उसके मुताबिक 85.2% युवतियों ने कहा छेड़छाड़ सामान्य दिनचर्या का हिस्सा है। 24.4% ने कहा उन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है। 38% युवतियों ने कहा दिन में कई बार सहनी पड़ती है मानसिक प्रताड़ना। 64.5% लड़कियों ने स्कूल, कॉलेज और कार्य क्षेत्रों में खतरा बताया। तो 39.1% ने बस, 30% ने ट्रेन, 14.8% ने ऑटो में छेड़छाड़ का डर बताया। यानी छेड़छाड़ हरियाणा का वो सच है जिससे आंख मूंदी नहीं जा सकती। और ये सच कभी कभी कितना खौफनाक हो जाता है, याद कीजिए मुरथल कांड। उस वक्त क्या हुआ था, जाट आंदोलन के वक्त जिस तरह से मुरथल में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था। और पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पुलिस का सर्वे कहता है 32.8% लड़कियों को छेड़खानी की वजह से स्कूल, कॉलेज जाने से डर लगता है। 26.7% लड़कियों ने कहा छेड़छाड़ के डर से बाजार जाने से कतराती है। तो हरियाणा को आईना हरियाणा पुलिस के सर्वे ने ही दिखा दिया। और उससे भी बड़ा आईना तो प्रधानमंत्री ने तब दिखाया जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू करने के लिए हरियाणा के पानीपत को ही चुना। जी अब क्या दिखाएं आपको, दिखलाते हैं आपको। अस्पताल है लेकिन एम्बुलेंस चलती क्यों नहीं। यह 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों की है, लेकिन कहानी सब जगह एक सरीखी। अस्पतालों के पास एम्बुलेंस है लेकिन एम्बुलेंस चलती नहीं। चलती इसलिए नहीं क्योंकि एम्बुलेंस के पास डीजल नहीं। जी, मरीजों की जान पर एम्बुलेंस की डीजल भारी है। लखीमपुर खीरी में इमरजेंसी सेवा में चलने वाली 108 और 102 नंबर वाली 74 एम्बुलेंस है, लेकिन सिर्फ 16 चलती है। 58 एम्बुलेंस अपनी जगह पर खड़ी रहती है। मामला संज्ञान में आया है, पता लगा है कि ये जो इनका कार्ड होता है एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के पास डीजल का, वो कार्ड में पैसा नहीं है जो इनको इनकी लखनऊ हेडक्वार्टर से उसमें पैसा डाला जाता है, वो पैसा नहीं डाला जा रहा है, जिसके कारण जो है इनको डीजल नहीं मिल पा रहा। फतेहपुर जिले का भी यही हाल। लखनऊ से पैसा आ नहीं रहा तो एम्बुलेंस चल नहीं रही, और एम्बुलेंस चल नहीं रही तो बीमार मरीज कैसे अस्पताल पहुंचे, और अस्पताल का बीमार मरीज अगर अस्पताल में मर जाए तो फिर उसे घर तक कैसे पहुंचाया जाए। 108 102 वाले से पूछते मुझे बताते हैं कि ऊपर से तेल नहीं मिल रहा, तेल बिल्कुल बंद है, और 1 हफ्ते हो गए सुविधाएं बंद होने की। सबसे दिक्कत ये जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनको लाने में, कुछ मरीज तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं गाड़ियाँ टाइम से न पहुँच पाने की वजह से दिक्कत है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंसाफ खोजिएगा, लेकिन इंसाफ का तराजू है जो डोल ही रहा है। बहरहाल सुरेश वाडकर आज जन्मदिन है, बेहतरीन गीत सुनाते हैं।